Hey everyone, welcome to IKTab. So let's start with the editorial discussion for 5th of March. Now, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट रशियन वॉर के बारे में। देखिए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए वायलेंट मीन्स का यूज किया है, राइट? वायलेंट मीन का यूज किया है, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज ऑल्सो मेथड टू गेन जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके डिमांड्स वगैरह है, उसको लेने के लिए आपके नॉन वायलेंट मेथड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, विच वॉज एक्चुअली प्रपोन्ड बाई मिस्टर गांधी। गांधी जी जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज को यूज किया था, एंड ही वॉज वन ऑफ द फ्यू पर्सन जिन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता अपना करके अपने इन सारे के सारे डिमांड्स को यहां पर फुलफिल किया था। नाउ हिज डिमांड वाज इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट? अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस मतलब दिलाने के लिए ही डिड नॉट चूज एनी टाइप ऑफ वायलेंस, ही रिलाइड टोटली ऑन द नॉन वायलेंस पाथ एंड एक्चुअली ही वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। और अभी तक हम उनके जितने भी जो उनके मेथड्स वगैरह थे, जो भी उनके स्ट्रेटजीज वगैरह थे, उसको हम आज तक फॉलो करते हैं। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्जैक्टली रशिया ने जो वायलेंट मेथड्स को चूज किया है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कितना ही वो आपके डिमांड्स को कंप्लीट कर सकता है, हम इसके बारे में समझेंगे। एंड अगर वो नॉन वायलेंट मेथड्स को चूज करता तो व्हाट कुड हैव बीन द बेनिफिट्स, हम इसके बारे में भी देखेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट इंडिया की कोविड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इंडिया का कोविड जो मतलब नंबर है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, और जो वैक्सीनेशन वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, बट इसके बावजूद देयर स्टिल हैव सम चैलेंजेस। वो चैलेंजेस क्या क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द यूपी इलेक्शन, नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड सिमिलरली दिस वन जो है ये तेलुगु सिनेमा के बारे में बात करता है, नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एडिटोरियल। यहाँ पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रशिया वॉर। हम एक ऑल्दो रशिया के वॉर का कॉन्टेक्स्ट लेने वाले हैं, बट द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टॉक अबाउट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो नॉन वायलेंस मेथड था, हम उसके बारे में समझेंगे। हाउ नॉन वायलेंट मेथड, जो नॉन वायलेंट होता है, दैट इज बिगर देन द वायलेंट मींस, हम इस चीज के बारे में इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर बात करने वाले हैं। रशिया ने यहां पर एक वायलेंट मींस को यूज किया ऑन यूक्रेन, और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? रशिया को पूरी ग्लोबल लेवल से उसको आइसोलेट कर दिया गया है, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसको यूएन जनरल असेंबली के अंदर, हर जगह से उसको कहीं ना कहीं आइसोलेट किया जा रहा है। जितने भी डिफरेंट कंट्रीज जो कि रशिया के साथ ट्रेड किया करती थी, जितने भी ऐसे डिफरेंट कंट्रीज जिसके साथ रशिया के अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, मेजॉरिटी ऑफ दम के साथ जो रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो गए। तो देखिए, समझिए, जिस टाइम रशिया ने ये वॉर स्टार्ट हुआ था, दैट वाज ऑन 24th of February, जब ये वॉर स्टार्ट किया गया था, उस टाइम जो सारी की सारी पब्लिक अटेंशन थी ना, दैट वाज सिंपथाइजिंग टुवर्ड्स रशिया, मतलब वो रशिया के सपोर्ट कर रही थी। बिकॉज हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हो गए, ये सब कहीं ना कहीं रशिया के अगेंस्ट डिसीजंस ले रहे थे। तो उस चीज को वापस मतलब अपने रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए रशिया ने ये पर्टिकुलर अटैक किया था। तो स्टार्टिंग में जो पब्लिक अटेंशन था वो रशिया के सपोर्ट में था, बट एज द टाइम पास्ड, एज जैसे जैसे रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया एंड इट स्टार्टेड यूजिंग वायलेंस एज अ मेथड, जब उन्होंने वायलेंस को मेथड की तरह यूज करना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक अटेंशन था वो भी शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गया फ्रॉम रशिया टुवर्ड्स यूक्रेन। नाउ राइट नाउ जितने भी लोग हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, दे आर एक्चुअली प्रेइंग फॉर द सेफ बीइंग ऑफ यूक्रेन। जो यूक्रेन के सिटीजन है उनके सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ रशियंस। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। यहां तक कि वो कंट्रीज जिनकी कॉलोनियल हिस्ट्रीज रह चुकी है, जैसे कि एग्जांपल इज इंडिया। नाउ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने ऑलरेडी काफी कॉलोनियल हिस्ट्री को फेस किया है, मतलब ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट 200+ ईयर्स तक हमारे इंडिया के ऊपर राज किया है, राइट? रूल किया है, उसके कारण हमने इस चीज को फेस किया हुआ है। सो पहले हम भी रशिया के साथ यहां पर सिंपथाइज कर रहे थे, बिकॉज वी न्यू कि कहीं ना कहीं जो रशिया है उसके साथ गलत हुआ है। यूएसए, नेटो, यूरोपियन कंट्रीज, इन सब ने मिलकर कहीं ना कहीं रशिया के साथ गलत किया है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे रशिया ने अपना इस पर्टिकुलर वायलेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे उन्होंने इकोनॉमिकली, मिलिट्रली और ज्यादा मतलब सैंक्शन वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिया, अटैक वगैरह करना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन के ऊपर, उसके कारण हम भी कहीं ना कहीं इंडिया और बाकी जो ऐसे कंट्री जो कि पहले सिंपथाइज कर रही थी, हम भी अब मॉरली कंपेल हो रहे हैं रशिया के अगेंस्ट जाने के लिए। ऑल्दो नॉट डायरेक्टली, इंडिया ने अभी तक डायरेक्टली रशिया को के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है, बट इसके बावजूद इनडायरेक्टली रशिया को इस पर्टिकुलर वॉर को रोकने के लिए काफी सारे स्टेप्स इंडिया के द्वारा भी लिए गए। देखिए, इंडिया जो है वो राइट नाउ दो बहुत ही बड़े पावर्स के बीच में बचा हुआ है, मतलब बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ इंडिया के, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। तो देखिए, पाकिस्तान और चाइना से अगर इंडिया को फाइट करना है तो इंडिया सिर्फ एक यूएसए के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकता है, बिकॉज एक चीज अगर हम जानते हैं वो ये है कि इन द टाइम्स ऑफ नीड यूएसए ने ना ही अभी यूक्रेन का सपोर्ट किया, ना ही 1999 के अंदर इंडिया का सपोर्ट किया था। द पॉइंट इज कि वी नीड रशियन सपोर्ट, बिकॉज रशिया ने हमें टाइम्स एंड अगेन हिस्टोरिकली हमें काफी ज्यादा हेल्प किया हुआ है। तो रशिया के सपोर्ट हमें चाहिए, तो रशिया के सपोर्ट को हमें लेना है, तो उसके लिए पहले हमें अपना सपोर्ट देना भी होगा। तो दैट इज वाई इंडिया अपना सपोर्ट दे तो रहा है रशिया को, बट इंडिया यहाँ पर साथ साथ ये भी चाहता है कि यूक्रेन के जो लोग हैं जिनकी एक्चुअली कोई गलती नहीं है, उनको इस पर्टिकुलर के अंदर बीच में नहीं आना चाहिए। नाउ सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट सम थिंग्स। देखिए, ऑथर का बोलना यह है कि कोई कॉज जो होता है, कोई कारण जो है, जितना मर्जी जस्ट क्यों ना हो, मतलब जितना ही मर्जी अच्छा रीजन क्यों ना हो, बट वी शुड नेवर कंडोन वायलेंस।
हम वायलेंस को कभी भी सराहनीय नहीं बोल सकते, हम कभी वायलेंस को प्रेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। इंडिया जो है, इट हैज बीन अ कंट्री ऑफ नॉन वायलेंस, इंडिया हैज बीन अ चैंपियन ऑफ नॉन वायलेंस। इंडिया हैज अ लीडर, इंडिया हैड अ लीडर लाइक महात्मा गांधी। हमारे पास महात्मा गांधी जैसे लीडर थे जिनका सिंपल सा स्टेटमेंट ही ये था दैट एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब अगर हम आग के बदले आग छीनना स्टार्ट कर देंगे तो एक दिन पूरी की पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। व्हाट ही वांटेड टू टेल वाज कि हम वायलेंस को वायलेंस से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। वायलेंस को ब्रेक करने के लिए देयर शुड बी सम अदर मेथड्स एंड दैट शुड बी नॉन वायलेंस। इसी चीज को यहां पर प्रपोज करते हैं महात्मा गांधी, जो कि बोलते हैं जितना मर्जी सामने वाला वायलेंट मीन्स को यूज करे, मतलब आपका जो एनिमी है वो जितने भी वायलेंट मीन्स को यूज कर ले, बट यू शुड स्टिक टू योर आपके नॉन वायलेंस की पॉलिसी से आपको स्टिक करना चाहिए, आपको अपने नॉन वायलेंस की पॉलिसी पे अड़े रहना चाहिए। यहां तक कि 1920s के आपको मतलब आसपास में याद होगा एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नाउ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था, इसको पूरी तरीके से हटा दिया था। नाउ उस पर्टिकुलर टाइम में गांधी जी सॉ कि देयर इज अ इंसिडेंट कॉल्ड एज चौरा चौरी। आपको याद होगा चौरा चौरी इंसिडेंट जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, दैट हैपेंड। एंड उसके कारण क्या हुआ, कुछ पुलिसमैन को यहां पर एक पुलिस स्टेशन के अंदर जला दिया गया था बाय सम इंडियन रजिस्टर्स। What happened was इंडिया ने जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, बट ही सेड कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है पूरी तरीके से नॉन वायलेंट होना चाहिए। बट यहां पर चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण देखिए सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था, बट इसके बावजूद गांधी जी ने इस पूरे के पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। ऑल्दो गांधी जी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, बट स्टिल ही स्टूड बाय हिज डिसीजन बिकॉज ही वांटेड कि पब्लिक के अंदर एक गलत डिसीजन, मतलब एक गलत एक मॉरल नहीं जाना चाहिए, एक गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अगर हम वायलेंट मेथड्स को यूज करेंगे तो वो चीज सही होगा, बिकॉज वायलेंट मेथड्स कैन नेवर बी राइट। आप समझ रहे हैं, दैट इज व्हाई जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल थिंग यहां पर यानी कि चौरी चौरा के कारण ये पूरा का पूरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया था। नाउ अगर आप गांधी जी को देखेंगे, गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस सिर्फ एक मॉरल प्रिंसिपल नहीं था, गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस वाज अ वे ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा तरीका था जिससे कि बड़े से बड़े इनजस्टिस के अगेंस्ट आप फाइट कर सकते थे, जस्टिस के लिए फाइट कर सकते थे। भले ही एक पर्टिकुलर कुछ लोग जो है यानी कि कुछ कॉलोनियल लोग जो है वो अपने कॉलोनियल मास्टर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, भले ही कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जहां पर एक लोअर कास्ट के लोग अपर क्लास के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, दोनों ही मीन्स में हमें जो वायलेंट मीन्स है उसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा नॉन वायलेंस को यूज करना चाहिए, बिकॉज नॉन वायलेंस कैन गेट यू द रिजल्ट्स व्हिच जो वायलेंस मीन्स होते हैं वो कभी ला नहीं सकते। हम समझते हैं गांधी का जो नॉन वायलेंस है उसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए गांधी जी बहुत ही प्रैक्टिकल मैन थे। उन्होंने देखिए उनको एक चीज पता था कि जो मास होते हैं दे आर कंपैरेटिवली वीकर। मास मतलब कि जो बहुत सारे लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, दे आर कंपैरेटिवली वीकर एज कंपेयर टू द जो गवर्नमेंट वगैरह होता है। देखिए अगर आपको वीक लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आपको फाइट कराना है ना, तो ये चीज ओवरनाइट नहीं हो सकती है। इसलिए गांधी जी ने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को होन किया था मतलब इसको परफेक्ट किया था ओवर द ईयर्स, मतलब लगातार बैक टू बैक डिफरेंट ईयर्स के अंदर गांधी जी ने एक पर्टिकुलर जो पर्सन था मतलब उसको ऐड किया सेकंड पर्सन के साथ, ऐसे कर करके गांधी जी ने अपनी पूरी की पूरी सिविल आर्मी बना ली थी ऑलमोस्ट। सिविल आर्मी नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, बट यहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, और गांधी जी के एक चीज कहने पर एवरीवन वाज इवन रेडी टू गिव देयर लाइव्स। This was the kind of aura that this particular man had. समझिए गांधी जी ने यहाँ पर जो वीकर मास था उसको जितने भी बड़े बड़े पावर्स हुआ करते थे, ब्रिटिशर पावर, उसके अगेंस्ट फाइट कराया था। Now, गांधी जी का ये एग्जांपल इट वाज फॉलोड विद सक्सेस इन यूएसए, इन ईस्टर्न यूरोप, इन साउथ अफ्रीका। जितने भी एरियाज के अंदर किसी भी टाइप का यहाँ पर एपाथाइड हुआ था, किसी भी टाइप की अपराइजिंग हुई थी, कहीं भी कोई लोकल मूवमेंट्स वगैरह हुई थी, हर जगह पर दूसरे कंट्रीज ने हमारे गांधी जी का यहाँ पर जो प्रिंसिपल था उसको फॉलो किया, उस चीज को यूज किया, उनको वहां पर सक्सेस भी मिली। तो समझिए गांधी जी का बोलना यह था कि दो डिफरेंट टाइप के वॉर्स होते हैं। एक वॉर ऐसा होता है जो कि आप बैटलफील्ड के अंदर लड़ते हो। जब आप बैटलफील्ड के अंदर कोई वॉर लड़ते हो ना, तो वहां पर जो आपका ओपोनेंट होता है वो आपके सामने खड़ा होता है, लेकिन आपको समझना है कि जो स्ट्रेटजीज बैटलफील्ड के अंदर फाइट होती है ना, सेम स्ट्रेटजीज यहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फाइट नहीं हो सकती। जैसे इंडिया जब ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, सो इंडिया वहां पर क्या था, इंडिया एक ऐसे लोग थे जहां मतलब इंडिया एक टाइप के नॉर्मल सिटीजन थे, एंड ब्रिटिशर्स उस टाइम के हमारे कॉलोनियल मास्टर्स हुआ करते थे। नाउ वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द मास्टर्स। नाउ दिस वाज अ वेरी वेरी असिमेट्रिकल वॉर। समझिए एक तरफ लोग थे, पीपल थे जिनके पास किसी भी टाइप का कोई पावर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं था, पीपल जिसके पास पावर्स नहीं थे। बट ऑन द अदर हैंड वी हैड ब्रिटिशर्स के पास ऑर्गेनाइज्ड पावर था, उनके पास अपनी खुद की आर्मी थी, उनके पास वेपन्स थे, मतलब दे वर नॉट इवन हेजिटेंट टू यूज दिस पर्टिकुलर वेपन्स ऑन इंडिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास। इंडिया में जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, अनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई थी, जिसके कारण थाउजेंड्स ऑफ लोग यहां पर मारे गए थे। तो आपको समझना होगा इन सब चीजों को। देन नेक्स्ट इज एक ऑथर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है जीन शार्प। देखिए जीन शार्प ने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था द पॉलिटिक्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। ये भी एक नॉन वायलेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके एक बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं, उसके बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, एंड ही वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये चीज आप समझ गए, इनका बैकग्राउंड है। ऑलराइट, देखिए इनका बोलना ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर वॉर होता है ना,
जब एक मतलब एक पर्टिकुलर वॉर होता है और जब जो एनिमी कंट्री के ट्रूप्स वगैरह होती हैं, जब एक दूसरी कंट्री के अंदर एंटर करती है, तो वहां पर अगर वो नॉन वायलेंट मेथड्स को यूज करेगी तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन वहां पे रह रही है ना, जो वहां के सिविलियन पॉपुलेशन है, वो उनके साथ सिंपथाइज करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कैसे। देखिए 1971 याद कीजिए, ठीक है, 1971 इंडिया पाकिस्तान का वॉर। नो व्हाट हैपेंड वाज, इंडिया ने देखिए इस पार्ट में जो बांग्लादेश प्रेजेंट था वहां पर मतलब वहां पर अटैक किया था, राइट। What happened was, इंडिया का यहाँ पर जो मेन एम था वो बिल्कुल सही था, बिकॉज इंडिया वांटेड टू फ्री दिस पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम ईस्टर्न पाकिस्तान। नाउ सॉरी, जो वेस्टर्न पाकिस्तान था उससे इसको अलग करना चाहती थी। दैट इज व्हाई इंडिया ने इस पर अटैक किया था। सो व्हेन इंडियन फोर्सेस एंटर दिस पर्टिकुलर पार्ट, जब इंडिया के फोर्सेस ने इस पर्टिकुलर वैन की जो राइट नाउ बांग्लादेश है उसके अंदर एंटर किया, तो एक्चुअली जो बांग्लादेश के उस टाइम के लोग थे, यानी कि उस टाइम के जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने इंडिया की सपोर्ट की थी। वहां के बहुत सारे लोगों ने इंडिया को रहने की जगह मतलब प्रोवाइड की थी, जहां पर इंडिया ने अपने वेपन्स वगैरह रखे थे, इंडिया ने अपना फूड सप्लाई रखा था, राइट। ये सब चीजों को प्रोवाइड किया था। इसका मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन होती है जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, अगर आप वो पर्टिकुलर वॉर एक सही चीज के लिए मतलब फाइट कर रहे हो, अगर आपका जो मीन्स है वो बिल्कुल सही है, जो आपका एंड है वो बिल्कुल सही है, तो ऑटोमेटिकली जो वहां के लोग होते हैं वो भी आपको हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां बोला जाता है कि इवन द लीडर्स ऑफ इन्वेडिंग आर्मीज, जो आर्मी इन्वेड कर रही है, जैसे राइट नाउ रशिया यूक्रेन के अंदर इन्वेड कर रही है, बट अगर आपने वीडियोस में देखा होगा तो नन ऑफ द यूक्रेनियन पीपल दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग दीज रशियंस, बिकॉज यूक्रेनियन जानते हैं कि रशियन जो यहां पर है वो गलत कर रहे हैं। रशियंस आर नॉट डूइंग राइट थिंग, राइट। अगर वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर भी रहे हैं तो रशिया को इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो यहां पर अगर एक पर्टिकुलर आर्मी होती है ना, अगर वो दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेड भी करती है, तो वहां पर उसके जो सिविलियन पॉपुलेशन होता है उससे भी सपोर्ट चाहिए होता है, उससे भी हेल्प चाहिए होता है। बट यहाँ पर रशिया को किसी भी टाइप का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, राइट। किसी भी टाइप का यहाँ पर हेल्प जो है वो उनसे नहीं मिल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट। लेट्स टॉक अबाउट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए इसके थ्रू आपको ये समझना है कि देखिए जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ना, ये बहुत ही वायलेंट मींस इसने यूज किया था ना। ऑन द अदर साइड अगर आप इंडिया का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखेंगे वो कहीं ना कहीं टोटली एक टाइप का नॉन वायलेंट था, जो कि गांधी जी के द्वारा लीड किया जाता था। देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर टोटली नॉन वायलेंट मीन्स ही यूज हुए, हमारे यहाँ पर वायलेंट मीन्स यूज नहीं हुए, हमारे यहाँ पर वायलेंट मीन्स भी यूज हुए, बट इसके बावजूद जो मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो था दैट वाज नॉन वायलेंट, स्पेशली 1915 के बाद, यानी कि जब 1915 में जब महात्मा गांधी आ गए थे इंडिया के अंदर, उसके बाद जो मेन जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट रहा है दैट एक्चुअली नॉन वायलेंट। समझते हैं। देखिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आप समझेंगे तो एक चीज आपको समझना होगा कि किसी भी एक वॉर, मतलब देखिए जब यूएसए और रशिया के बीच में जो प्रॉब्लम चलती है ना, उसके अंदर एक स्टेटमेंट कहा जाता है दैट दिस इज अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। बोला जाता है कि ये एक ऐसा वॉर है जिसके कारण सारे के सारे फर्दर वॉर्स खत्म हो जाएंगे। बट क्या ऑल वॉर्स को खत्म करने के चक्कर में एक भी वॉर करना जरूरी है क्या? सेकंड चीज देखिए, अमेरिका के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स वगैरह हुए थे। नाउ दीस ऑल रेजिस्टेंस मूवमेंट दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अगर आपको पता होगा तो ब्रिटिशर्स ही वो थे जिन्होंने अमेरिका को भी यहाँ पर अपनी कॉलोनी बना रखी थी। मतलब जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी, सिमिलरली अमेरिका को भी उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी। बट व्हाट हैपेंड वाज, ब्रिटिशर्स ने मतलब यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस मूवमेंट हुए थे, मतलब बहुत सारे इसमें से वायलेंट थे, बहुत सारे नॉन वायलेंट थे। तो देखिए वो होता क्या है कि बहुत सारे अमेरिकन ऐसे थे जो वायलेंट मीन्स का यूज कर रहे थे, बट इसके अलावा बहुत सारे अमेरिकन ऐसे भी थे जिन्होंने सिंपल क्या किया, उन्होंने नॉन वायलेंस का यूज करना स्टार्ट किया। मतलब व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड विद सिविल डिसोबीडियंस। नो सिविल डिसोबीडियंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी भी टाइप के ब्रिटिशर्स लॉ को कंप्लाई करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया किसी भी चीज को कंप्लाई करने से। स्टैम्प एक्ट हुआ करता था, उसको मानने से मना कर दिया। फिर से देयर वाज द जनरल असेंबली एक्ट, उसको मानने से मना कर दिया। देन देयर वाज नेक्स्ट पीपल काउंसिल ऑफ बॉस्टन था, वो जो भी लॉ वगैरह बनाती थी उन सब चीजों के अगेंस्ट मतलब इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। द पॉइंट वाज व्हाट गांधी जी डिड इन 1920s, द सेम थिंग वाज डन बाय अमेरिकंस, ठीक है, अपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। एंड दैट इज व्हाई ब्रिटिशर्स वहां पर उस टाइम भी अमेरिका के अंदर दे अंडरस्टूड वन थिंग दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रूल द अनकोऑपरेटिव पीपल। मतलब ऐसे लोग जो आपको कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं, आप उसको रूल कैसे करोगे? ठीक है, आपको ये चीज समझना होगा। अगर आप उसको रूल नहीं कर सकते तो फिर ऑब्वियसली आपको छोड़ के जाना होगा। सिमिलरली देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर, उनके पास आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी, इसके बावजूद जो इंडिया के जो मासेस थे, जो इंडिया के जो पीपल थे, उनके पास डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई वेपन्स नहीं था, इसके बावजूद 1947 में वी गॉट द इंडिपेंडेंस। हाउ डिड वी गॉट द इंडिपेंडेंस? वी गॉट द इंडिपेंडेंस बिकॉज वी यूज द नॉन वायलेंट मेथड्स, जहां पर हमने एक्चुअली ब्रिटिशर्स को ये शो किया कि हम आपको कॉपरेट नहीं कर रहे, एंड इफ यू आर नॉट कॉपरेटिंग यू, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मतलब यू टू एक्चुअली रूल अ पीपल हु आर नॉट cooperating you, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। ऑन द अदर साइड देखिए, अब जो नॉन वायलेंट रजिस्टर्स होते हैं वो एक वायलेंट मेथड्स की तरह यूज नहीं करते हैं। देखिए जो वायलेंट मेथड्स होते हैं, जो मतलब वो क्या करते हैं, वो मर्डर्स करते हैं, असैसिनेशंस करते हैं, ये सब करते हैं। बट जो नॉन वायलेंट होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिंपली ब्रिटिशर्स को वेयरिंग डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ दिस वाज द मेथड जिसके थ्रू इंडिया ने एक्चुअली अपना इंडिपेंडेंस गेन किया था। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि इंडिया ने यहाँ पर अपने इंडिपेंडेंस को लेने में, महात्मा गांधी 1915 में आए थे एंड इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस 1947। सो इंडिया टुक ऑलमोस्ट 32 ईयर्स
और 32 साल दिस इज नॉट अ शॉर्ट टाइम, आपको समझना होगा। गांधी जी ने इस चीज को परफेक्शनिस्ट की तरफ लेकर गए थे, मतलब गांधी जी स्टार्टेड विद 0 एंड ही वेंट ऑन टू 100 1947 के अंदर, तब जाकर इंडिया को एक टाइप का इंडिपेंडेंस मिला था। नाउ गांधी जी को कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा हुआ था कि जो अपने खुद के जो लोग थे उनसे भी कहीं ना कहीं सुनना पड़ा था, बिकॉज लोगों का मानना यह था कि गांधी जी अपने किसी भी टाइप के वेपन्स को नहीं उठा रहे बिकॉज ही इज वीक। बट आपको समझना होगा गांधी का जो नॉन वायलेंस था ना, दैट वाज नॉट फॉर द वीक, दैट वाज फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट। नॉन वायलेंस को फॉलो करने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नॉन वायलेंस जो मीन्स है ना, दैट इज फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, जो अपने माइंड को अपने कंट्रोल के अंदर रख सकता है ना, सिर्फ वही नॉन वायलेंस को यहाँ पर यूज कर सकता है। एक वायलेंट पर्सन जो है वो कभी भी नॉन वायलेंस को यूज कर ही नहीं पाएगा। तो दैट इज वाई जो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस है दैट वाज नॉट फॉर द वीक बट दैट वाज फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, एक चीज हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब देखिए गांधी जी यूज करते थे नॉन वायलेंस को, बट देयर वाज अनदर पर्सन हु वाज कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एंड ही यूज्ड वायलेंट मींस, राइट। उनका मतलब बेसिकली मतलब ये था कि अगर आपको ब्रिटिशर्स को हटाना है तो आपको उनसे फाइट करनी पड़ेगी, उनसे आपको पूरा वॉर फाइट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक इंडियन जस्ट लाइक यूएसए ने किया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जिस तरीके से हुआ था, पूरा का पूरा वॉर फाइट हुआ था। सिमिलरली बोस चाहते थे कि पूरा का पूरा वॉर फाइट हो, बट गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। दैट इज व्हाई सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मेथड्स थे वो अलग होने के कारण दोनों दूर चले गए एक दूसरे से, और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर जापानीज आर्मी को यहाँ पर चूज कर लिया। जापानीज आर्मी की हेल्प से उन्होंने यहाँ पर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने की मतलब कोशिश की थी। देखिए समझिए, अगर आपको एक इफेक्ट अगर समझना हो कि जो वायलेंट रेजिस्टेंस होता है उसे क्या हो सकता है, एक चीज समझिए। 1775 के आसपास में जब यूएसए अपने वॉर के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए वॉर कर रहा था, तो उसमें देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड माइन्यूट मैन। माइन्यूट मैन जो थे वो यूएसए के मतलब एक टाइप के जनरल हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स पे मतलब अटैक कर दिया था, फायर कर दिया था। व्हाट हैपेंड वाज, जब एक वायलेंस स्टार्ट हुआ था ना, तो बदले में ब्रिटिशर्स ने अपने मोर ट्रूप्स को बुला लिया था, और ज्यादा ट्रूप्स को बुला लिया था, और इस सारे के सारे जितने भी इनके ट्रूप्स थे इन सबको मार डाला गया था, इन सबको पूरी तरीके से ऑप्रेस कर दिया गया था, इन सबको पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया था। Now this was the thing that the point was, जब एक वायलेंट मींस यूज होता है तो सामने से और ज्यादा वायलेंस आता है। ठीक है, उसके कारण वायलेंस जो है दिस बिकम्स अ नेवर एंडिंग और एक टाइप का ऑप्शन बन जाता है, और ये चीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड तरफ समझेंगे तो देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये लोग हार गए, बट उसके बाद फिर बहुत सारे डिफरेंट लीडर्स आते हैं अमेरिका के अंदर, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसके आपने नाम सुना होगा, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। द पॉइंट इज कि उन्होंने फिर बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज किए, उनमें से कुछ नॉन वायलेंट मेथड्स भी थे, एंड फाइनली दे गॉट देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पॉइंट इज कि अगर आप वायलेंट मेथड्स को यूज करोगे तो सामने वाला आपको ऑपरेस करने के लिए भी वायलेंट मेथड्स को यूज करेगा, एंड दिस थिंग वाज वेरी वेल नोन बाय गांधी। गांधी जी जानते थे कि अगर इंडिया ने किसी भी मतलब इंडिया के लोगों ने अगर वायलेंस यूज किया तो सामने से ब्रिटिशर्स भी वायलेंस का यूज करेंगे, बट अगर हम पूरी तरीके से अगर हम नॉन वायलेंस को यूज करें तो ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। समझिए, एक चीज अगर आप समझेंगे कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट के हिस्ट्रीज वगैरह होते हैं, अगर आप उसको समझेंगे तो उसमें वॉर को बहुत सारे जनरल्स वगैरह हैं, उन लोगों के नाम हमेशा ऊपर होते हैं, मतलब उनके नाम हमेशा ऊपर होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे नॉन वायलेंट मतलब मेथड्स को यूज करते हैं उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है। ठीक है, सिमिलरली एज जितने भी शहरों के नाम होते हैं, जितने भी स्ट्रीट्स के नाम होते हैं, इनके नाम पर होते हैं जो कि वॉर वगैरह के जनरल्स होते हैं, जो वॉर को यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे बैटल्स जो होते हैं, मतलब जो वॉर वगैरह फाइट किए जाते हैं, मतलब वो वॉर बैटल्स के डेट्स याद किए जाते हैं, उनके वॉर प्लान्स को समझा जाता है, एनालाइज किया जाता है कि नेक्स्ट वॉर हम फाइट करेंगे तो किस तरीके से फाइट करेंगे। अगर आजकल के आप बच्चों को देखेंगे तो बच्चे दे प्ले वीडियो गेम्स, और वीडियो गेम में दे प्ले वायलेंट गेम्स। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वायलेंट गेम्स? देखिए, वायलेंट गेम्स का कोई एक्चुअली रियल पर्पस नहीं होता है, बट द पॉइंट इज उस बच्चे के अंदर जो वायलेंट मीन्स होते हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सिमिलरली वो जो वीडियो गेम कंपनी है, सोचिए वो जो वीडियो गेम कंपनी है जो कि उस पर्टिकुलर गेम को बना रही है, उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट जो बच्चे उस पर्टिकुलर वायलेंट गेम्स को खेल रहे हैं, उन पर्सन्स के अंदर जो वायलेंस है वो ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, अगर आप रियल लाइफ में भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनी जो कि वेपन्स को बनाती है, ऑल्दो दे डोंट यूज वेपन्स डायरेक्टली बट दे मेक वेपन्स। उनके लिए वॉर एक जस्ट अ बिजनेस। देखिए राइट नाउ रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। रशिया भी यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स को यूज कर रही है, यूक्रेन भी बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स को यूज कर रही है। समझने वाली बात यह है, ना ही इसका फायदा हो रहा है, ना ही इसका फायदा हो रहा है। फायदा किसका हो रहा है? फायदा उसका हो रहा है जो कि डिफेंस कंपनीज है, वो कंपनी जो कि इस वेपन्स को बना रही है, जो रशिया को बेच रही है और जो यूक्रेन को बेच रही है, उन सारी की सारी कंपनी से फायदा हो रहा है। वो कंपनी तो चाहती है कि वॉर कभी खत्म ही ना हो। Now let's talk about वैल्यू ऑफ गांधी जी। देखिए गांधी जी एक ऐसे टाइम में प्रेजेंट थे जिस टाइम एक बहुत ही वायलेंट मीन्स चल रहा था। लेट मी ट्राई एंड गेट यू एक छोटा सा पिक्चर कि एग्जैक्टली गांधी जी किस टाइम में प्रेजेंट थे। गांधी जी केम इन इंडिया इन 1915। 1915 में जब वो आते हैं तो समझिए पैरेलली क्या चल रहा था। 1914 से लेकर 1980 के बीच में देयर वाज वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, सिमिलरली 1915 से लेकर आगे बढ़ते जाते हैं 1942 के आसपास में ही मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने लॉन्च किया। नाउ इस पूरे पीरियड के अंदर एक सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1942 से लेकर 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड। सिमिलरली ये सिर्फ चल रहा था। देखिए इसके अलावा देयर वर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रगल जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहे थे। द पॉइंट वाज कि देखिए माना जाता है कि हर एक थिंकर जो होता है ना, एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स? इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर थिंकर जो होता है ना, उसके आसपास क्या क्या सर्कमस्टांसेस है,
उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि उसकी सोच क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की सोच क्या है, उस बात पे एक बहुत बड़ा डिपेंड इस बात पे करता है कि आसपास के सर्कमस्टांसेस क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राइट नाउ वी आर इन इंडिया, हम कंपैरेटिवली काफी पीसफुल एरिया के अंदर रह रहे हैं, राइट। हमारी जो सोच है दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज राइट नाउ प्रेजेंट इन यूक्रेन। सोचिए यूक्रेन के अंदर जो अभी राइट नाउ जो बच्चे प्रेजेंट है या फिर जो लोग प्रेजेंट है, जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, उनके ऊपर अभी क्या बीत रही होगी, राइट। और अभी हमारी जो सोच है, उनकी सोच है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन की सोच होती है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट होती है उसके आसपास में सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, इस तरीके से। तो महात्मा गांधी एक ऐसे टाइम में थे जिस टाइम वायलेंस जो था बिल्कुल पीक पर था, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रगल। बट इन सारे के सारे सर्कमस्टांसेस के बावजूद गांधी जी स्टूड आउट। उन्होंने अपने नॉन वायलेंस का जो रास्ता था उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर 2 वर्ल्ड वॉर हो गए, थाउजेंड्स ऑफ बैटल्स हो गए। इसके बावजूद गांधी जी के आसपास का जो नॉन वायलेंस का जो आ रहा था ना, वो कभी खत्म नहीं हुआ। गांधी जी का मानना यह था कि वॉर एक सिंपल एक ऑप्शन है, बट देयर इज अनदर ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज नॉन वायलेंस, और उस नॉन वायलेंस से हम किसी भी रास्ते को, किसी भी मींस को अचीव कर सकते हैं। नाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि उनके कंटेम्पररी रह चुके हैं गांधी जी के, उन्होंने इनके बारे में एक स्टेटमेंट बोला था। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आइंस्टाइन ने कहा था दैट जनरेशंस टू कम, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है, दे विल स्कार्स बिलीव, वो बहुत ही कम बिलीव करेंगे, दे विल नॉट इवन बिलीव दैट सच अ वन दिस एवर इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके आसपास में वायलेंस पे वायलेंस हो रहा है, बट डिस्पाइट all this he actually chose his non-violence, he chose his part of ahimsa and all, right? The point is, देखिए इस चीज को, ये पर्टिकुलर लाइन जो है आप इसको डायरेक्टली मेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, आप अपने पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। द पॉइंट बीइंग, ये लाइन एक गांधी जी की इंपॉर्टेंस बताता है। ये बताता है कि गांधी जी की जो ऑरा था ना आसपास में, वो किस टाइप का ऑरा था। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट बोस एंड गांधी जी। देखिए हम जानते हैं कि बोस और गांधी जी दोनों के मीन्स अलग अलग थे और दोनों ने बीच में कहीं ना कहीं रास्ता अपना अलग अलग कर लिया था। समझिए दोनों ही बहुत ही ग्रेट थे, दोनों ने अपने लाइफ को नेशन के वेलफेयर के लिए डेडिकेट कर दिया था, बट उनके मेथड्स अलग अलग थे। बोस एक तरफ जापानीज आर्मी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और आपको पता है बोस हारा क्यों थे? जो इंडियन नेशनल आर्मी जो बोस की थी वो हारी क्यों थी? इंडियन नेशनल आर्मी हारी इसलिए थी बिकॉज जापान हार गया था। अगर जापान नहीं हारता तो शायद इंडियन नेशनल आर्मी कभी नहीं हारती। एंड सोचिए, एक टाइप से इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि अगर बोस वहां पे जीत गए होते और उन्होंने अपने इंडियन नेशनल आर्मी के थ्रू ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया होता, और कल को अगर ब्रिटिशर्स हार गई होती तो उस टाइम क्या होता? इंडिया के अंदर जो यहां पर जो गवर्नमेंट बनती, दैट वुड हैव बीन फॉर्म थ्रू वायलेंट मीन्स। इंडिया के ऊपर जो मतलब गवर्नमेंट बनती वो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल आर्मी के उसके कारण बनती। तो पॉइंट ये है कि हो सकता था कि हमारे इंडिया का जो राइट नाउ का स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट होता। बट लेट्स बी फॉर्चुनेट इनफ कि हमें जो फ्रीडम मिली है वो दूसरे तरीके से मिली है। देखिए लेट्स नॉट अंडरमाइन कि अगर हमें यहां से भी फ्रीडम मिलती, बोस के भी स्ट्रक्चर से फ्रीडम मिलती, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती, उसको हम उतना ही अप्राइज करते राइट नाउ। बट द पॉइंट इज कि अगर हमें फ्रीडम दूसरे तरीके से मिली, यानी कि हमें नॉन वायलेंट मीन से फ्रीडम मिली है, उस चीज को हम ज्यादा यहां पर प्रेज करते हैं। गांधी जी एक सबसे बड़े हमारे पास ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पावर है। इंडिया के सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा जो एम है वो गांधी जी प्रेजेंट है यहाँ पर। हमारे हर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट के, हमारे हर डीपीएसपी के अंदर, हमारे हर फंडामेंटल राइट के अंदर, हमारे हर फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर गांधी जी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट ही इज प्रेजेंट। उनके आइडियाज प्रेजेंट है। राइट नाउ वी एक्चुअली ट्राई टू फॉलो हिज आइडियाज। गांधी जी का कहना यह था कि देखिए वीक वो नहीं होता है जो कि मतलब कुछ करता नहीं है, मतलब वीक वो नहीं होता है जिसको कोई मार के चला जाता है। वीक वो होता है जब कोई वायलेंस चल रहा होता है और उसके अगेंस्ट वो आवाज नहीं उठाता है, दैट पर्सन इज वीक। समझना है, वीक वो होता है जो कि वायलेंस के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा रहा है। सो अगर इंडिया एज अ कंट्री, अगर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री और उसके बावजूद अगर इंडिया किसी दूसरे कंट्री जो कि प्रॉब्लम में है उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर आप उसको रशिया और यूक्रेन के बीच में समझेंगे, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया यहां पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया इंडिया का फ्रेंड है, बट अगर रशिया गलत कर रहा है तो इंडिया नीड्स टू मतलब शेक अप इट्स वॉइस। इसी चीज को समझते हैं। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सुभाष चंद्र बोस। देखिए वन थिंग इज वेरी क्लियर, सुभाष चंद्र बोस वाज अ वेरी वेरी ग्रेट मैन। उनका स्टैच्यू जो है राइट नाउ राजपथ के ऊपर बनाया गया है एंड ही टोटली डिजर्व्स इट। वो देखिए राजपथ एक ऐसा प्लेस है जहां पर आर्मीज परेड करती हैं, जहां पर वॉर मेमोरियल्स है वहां पर, एंड दैट पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू होना, दैट एक्चुअली सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिग्निफाई करता है कि जो उनकी जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से उन्होंने अपने जान को यहाँ पर कहीं ना कहीं दांव पे लगा दिया था इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, इफ इंडियंस हैड टू चूज बिटवीन एक ऐसा मींस जो कि वॉर के थ्रू हमें इंडिपेंडेंस दिला रहा है या फिर हमें पीस के थ्रू इंडिपेंडेंस दिला रहा है, वी शुड एवरी टाइम चूज पीस, because war is not a solution. War cannot get us that type of freedom जो कि पीस हमें मतलब जो कि हमें पीस ने दिलाया। इंडिया को हर बार जो हीरोज ऑफ वॉर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लोग बहुत ही ऊपर है, इनके स्टेचर हम मतलब बहुत ज्यादा ऊपर है, बट द पॉइंट इज कि इनसे ऊपर हमें नॉन वायलेंस मीन्स को रखना होगा। बिकॉज गांधी जी और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने नॉन वायलेंस मीन्स को यूज करके बिना एक भी गोली चलाए इन्होंने पूरी की पूरी ब्रिटिशर आर्मी को वहां से भगा दिया, दैट शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू अदर्स।
देखिए, लेट अस नॉट बी टेम्प्टेड, लेट्स एक्चुअली नॉट ट्राई टू बी टेम्प्टेड कि हम किसी भी पर्टिकुलर अपने ग्रीवांसेस को, किसी भी टाइप की चीज को मतलब सॉल्व करने के लिए हम वायलेंस का मेथड यूज करना स्टार्ट कर दें। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर हम वायलेंस का मेथड यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहां पर बढ़ जाएगी। एंड दैट इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू से हियर। इंडिया एक रोल मॉडल है। इंडिया अभी तक गांधी जी के रास्तों पर चलता है। गांधी जी हमारे एक सबसे बड़े रोल मॉडल है। वी हैव चोजन हिम एज द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, अगर आप इतनी इंपॉर्टेंस उनको दे रहे हैं तो आप उनके जो नॉन वायलेंट पाथ है उनको आपको उस पर चलना होगा और इंडिया को एक्चुअली एक लीडर की तरह यहाँ पर इमर्ज होना होगा कि किस तरीके से नॉन वायलेंट मेथड के ऊपर भी चलकर भी हम जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको हम पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये काफी छोटा सा आर्टिकल है और काफी थोड़ा सा एक टाइप का अपडेशन है जहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है कि एक्जैक्टली इंडिया का जो कोविड जो सिनेरियो है वो किस तरीके से चल रहा है। तो समझते हैं उस चीज को कि इंडिया का सिनेरियो वगैरह किस तरीके से चल रहा है। देखिए, एक चीज आपने ये चीज फील किया होगा आसपास में, जो कोविड पैंडेमिक है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। कुछ दिनों पहले अगर आप 2 महीने पहले जाएंगे तो देयर वर अराउंड 1,70,000 केसेस पर डे। इतने केसेस इंडिया के अंदर आ रहे थे। बट राइट नाउ जो इंडिया के नंबर ऑफ केसेस है दैट हैज कम डाउन टू अराउंड 6,000। मतलब काफी ज्यादा मतलब कम नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर ऑलरेडी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ग्लोबल लेवल पे इंडिया को कंपेयर करेंगे तो राइट नाउ जो हमारे नंबर ऑफ केसेस है दैट इज जस्ट 0.7% ऑफ द ग्लोबल केसेस। इतने ही बचे हुए हैं। बाकी सबके सब जो केसेस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं। अगर आप 2021 के अंदर जाएंगे, 2021 में सेम पीरियड में अगर मार्च का स्टार्टिंग वाला पार्ट देखेंगे तो आपको याद होगा उस टाइम हम ऑलमोस्ट केसेस को हमने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था। 5,000 के आसपास केसेस आ गए थे और शायद सबको लगना स्टार्ट हो गया था कि शायद पैंडेमिक यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गया। पब्लिक को, साइंटिफिक कम्युनिटी को, गवर्नमेंट को, सबको ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पर पैंडेमिक जो है पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। बट विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स, आपको याद होगा मार्च थर्ड वीक ऑफ मार्च आते आते देयर वाज अ रिसर्जेंस जब डेल्टा वेरिएंट इंडिया के अंदर आ गया था एंड इट क्रिएटेड हैवक। नाउ the author wants to say कि क्या सिचुएशन उस टाइम का और अभी का सेम है। कैसा हो सकता है कि अभी 1st ऑफ मार्च को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, 5th ऑफ मार्च को कोई प्रॉब्लम ना हो और 2 हफ्ते के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाए। मोर लाइकली ऐसा नहीं होगा बिकॉज राइट नाउ सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफरेंट ये है कि वैक्सीनेशन का जो हमारा जो कवरेज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। राइट नाउ 15 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनमें 75% लोग ऐसे हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दे हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड। उसके कारण क्या है, वो वायरस से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारी जो बॉडी है वो खुद को वायरस से प्रोटेक्ट कर रही है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि क्यों फिर से 4th वेव नहीं आना चाहिए। मतलब देखिए, हम यहाँ पर होप में रह सकते हैं। देयर इज नो 100% गारंटी, समझना होगा। देखिए 75% तो ऐसे लोग हो गए जो कि 15+ है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि 60+ है, उनमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब 60+ वाली पॉपुलेशन उन्होंने 3rd डोज ले लिया है, मतलब उन्होंने बूस्टर डोज भी ले लिया है यहाँ पर कहीं ना कहीं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स वगैरह यहां पर आए हैं जो कि ये शो करता है कि ओवर 90% ऑफ इंडियंस ऐसे हैं जिनको एटलीस्ट एक ना एक बार वायरस से एक्सपोज हुए हैं वो, और वायरस से एक्सपोज होने के कारण उनकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एक टाइप की इम्यूनिटी आई है और उसके बाद उन्होंने फिर इसको कंबाइन किया अपने वैक्सीनेशन के साथ, मतलब 2 डोज के वैक्सीन लिए। और यानी कि देखिए, एक तो हो गया लाइव वायरस, मतलब जो कि एक्सपोजर ऑफ द वायरस हुआ, और सेकंड उसके अलावा 2 डोज ऑफ वैक्सीन हो गए। इन सबके साथ में मिलकर क्या हुआ, डिजीज के अगेंस्ट हमारी जो प्रोटेक्शन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो एक चीज समझना होगा, देखिए वैक्सीनेशन को अवॉइड करना इज नॉट द राइट थिंग राइट नाउ। अगर हमें वैक्सीनेशन को अवॉइड करना है तो वो चीज हमारे लिए बहुत अच्छा चीज नहीं होने वाला है, बिकॉज एल्डरली पॉपुलेशन अभी भी काफी ज्यादा वल्नरेबल है। अगर वो वैक्सीनेशन नहीं लेती है तो अभी भी काफी ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं, फैल रहे हैं। तो इस सब चीजों को रोकने के लिए एक जो सिंपल सा सॉल्यूशन है दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को हमेशा मतलब लेते रहना चाहिए। और पॉइंट बीइंग कि वैक्सीनेशन के जो 2 डोजेस जो प्रिस्क्राइब्ड है वो, और 60+ के पॉपुलेशन के लिए जो 3rd डोज प्रिस्क्राइब्ड है वो सब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने होंगे हमें। Now, एक रिसेंटली रिपोर्ट आया था जनवरी के अंदर जिसके अंदर ये बोला गया था कि 92% ऑफ दोज पीपल हु हैव डाइड टिल नाउ बिकॉज ऑफ कोविड इन इंडिया दे वर एक्चुअली अनवैक्सीनेटेड। मतलब सिर्फ 8% ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन मिल चुका था, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। इसका मतलब क्या है, ऑल्दो आपके बॉडी के अंदर वायरस जा सकता है वैक्सीन के बाद भी, बट उसकी सिवियरिटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी। Now that is why यहाँ पर जो इंडिया का जो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसका एक रिसेंटली रिपोर्ट आया था, उसके अंदर ये बोला गया था कि इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट कि इंडिया को कहीं ना कहीं वैक्सीन हेजिटेंसी को फाइट नहीं करना पड़ा था। क्वेश्चन कम्स व्हाट इज वैक्सीन हेजिटेंसी। सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जो लोग होते हैं वो बहुत ही हेजिटेंट होते हैं, मतलब कि घबराए हुए होते हैं और वो वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा। उन्हें पता नहीं होता कि जो वैक्सीन है वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसके कारण लोग वैक्सीन नहीं लेते। इसे कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। इंडिया के अंदर ये चीज बहुत ही कम हुई है। नाउ देखिए, ऐसा नहीं था कि इंडिया के अंदर बिल्कुल नहीं हुई है। इनिशियल फेजेस में जिस टाइम वैक्सीन आया था उस टाइम बहुत सारी बातें चल रही थी कि जो वैक्सीन है उनको 3 स्टेज ऑफ अप्रूवल नहीं मिला है, दैट इज व्हाई वैक्सीन को लेना सही नहीं होगा। बट धीरे धीरे ये हेजिटेशन था वो डिक्रीज हो गया। और इंडिया के बीच में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था दैट वाज कि इंडिया के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीन नहीं थे। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर इसी पर्टिकुलर टाइम में इंडिया के पास जो नंबर ऑफ वैक्सीन थे वो कम थे। इंडिया के पास लेने वाले लोग कम नहीं थे, इंडिया के पास नंबर ऑफ वैक्सीन यहाँ पर कम थे। आज की डेट में अगर आप 2022 मार्च के आसपास में आएंगे तो वी हैव ऑलरेडी एडमिनिस्टर्ड मोर देन 178 करोड़ वैक्सीन डोजेस, मतलब इस पर्टिकुलर नंबर के आसपास हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बट अभी भी देखिए हमारे पास सामने कुछ सीरियस क्वेश्चंस हैं जिससे हमें मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है।
एक तरफ हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मतलब वैक्सीन वगैरह हैं जो कि प्रेजेंट है, बट द पॉइंट इज कि मार्केट के अंदर कितना वैक्सीन प्रेजेंट है हमें वो भी देखना होगा साथ ही साथ। देखिए एक तरफ तो अभी कोविड यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो उसके कारण वैक्सीन का जो डिमांड है वो काफी ज्यादा लो है, राइट। और वैक्सीनेशन ड्राइव भी कहीं ना कहीं मॉप अप मोड में चल रहा है, मतलब जो बच्चे खुचे हैं उनको वैक्सीन दिया जा रहा है और उनको सेकंड डोज वगैरह दिया जा रहा है। समझना ये है, देखिए लेट्स होप कि ऐसा ना हो, बट अगर फोर्थ वेव आता है तो हमें पता है कि अचानक से डिमांड फिर से इंक्रीज होने वाली है वैक्सीन की, एंड दैट टू फॉर अ पॉपुलेशन बिलो 15, मतलब 15 से कम वाली जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वैक्सीन की जो डिमांड है काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। नाउ हमारे पास जो बच्चों के लिए यानी कि चिल्ड्रंस के लिए जो यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रेजेंट है दैट इज ऑफ कोवैक्सीन, ये भी हमें पता है, राइट। कोवैक्सीन नाउ कोवैक्सीन ने बनाया है, बट एक चीज हम जानते हैं कि ओवर द ईयर्स जो एक्सपीरियंस हम जानते हैं कि कोवैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीन को प्रोवाइड करना है उसमें अनेबल रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में वो ज्यादा वैक्सीन को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें आज से ही रेडी करना होगा, आज से ही हमें वैक्सीन का जो सप्लाई वगैरह है वो उसको स्टॉक अप करना होगा, ताकि कल को अगर ये फोर्थ वेव जैसा कोई इशू आता है और अचानक से अगर डिमांड इंक्रीज होते भी है तो उस टाइम हम सब हर एक पर्सन को वैक्सीन प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर सके। देखिए एक चीज आपको समझना होगा, वैक्सीन आपके पास होना दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वैक्सीन का सप्लाई चेन होना। समझिए, आपने कोवैक्सीन को यहां पर कहीं ना कहीं ऑथराइज कर दिया, अब कोवैक्सीन को पता है कि इस चीज को वैक्सीन बनाना है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब अगर वैक्सीन इसको बनाना है तो इसको वैक्सीन बनाना भी तो होगा ना। देखिए सिर्फ इसके पास अथॉरिटी होगा तो उससे कोई काम नहीं होगा, जब तक कि वैक्सीन को बना करके स्टॉक करके गवर्नमेंट के पास नहीं देगा या फिर अपने पास जो कोल्ड स्टोरेज वैन है उसके अंदर नहीं रखता है, तब तक वो कोई मतलब बहुत 100% गारंटी नहीं है कि अगर कल को फोर्थ वेव आ गया तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में वैक्सीन को बना लेगा। दैट इज वाई आपको ये चीज समझनी होगी। नाउ फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफरेंट वैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल प्रोवाइड कर दिया। वी हैव बायोलॉजिकली, वी हैव जेनोवा, वी हैव जाइडस कैडिला, बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज है जिनको वैक्सीनेशन का जो अप्रूवल है वो मिल चुका है, बट द पॉइंट इज कि अभी तक वो कब मास यूज के लिए अवेलेबल होंगे, कब वो मार्केट के अंदर आएंगे, इस चीज के ऊपर कोई भी टाइमलाइन अभी तक नहीं मिली है। नाउ एक चीज समझना होगा, वर्ल्ड राइट नाउ एक डिफरेंट क्राइसिस से झेल रहा है। कौन सा क्राइसिस? रशिया यूक्रेन का क्राइसिस, बट इसके बावजूद इंडिया को अपने गार्ड को डाउन नहीं करना होगा। कोविड ऐसे चीज है जो कि 2 साल से पूरे के पूरे वर्ल्ड को इसने ऑन इट्स टोज रखा हुआ है। नो द पॉइंट इज कि वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम इसके पीछे आ जाए, ठीक है। हमें इन सब चीजों के ऊपर फाइट करते रहना होगा, कोविड से लगातार फाइट करते रहना होगा, और कोविड के अगेंस्ट हमें जो भी मतलब प्रिकॉशंस वगैरह लेने, मेजर्स वगैरह लेने, वो सब हमें लेते रहने होंगे। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट, मतलब एक छोटा सा डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। आज का डेटा है राइट नाउ, सुबह 8 बजे का डेटा है आज का। मैं आपको दिखाता हूँ नंबर ऑफ केसेस कितने हैं राइट नाउ इंडिया के अंदर। देखिए एक्टिव केसेस अराउंड 63,000 के आसपास में बचे हुए हैं, डिस्चार्ज काफी ज्यादा हो चुके हैं, डेथ हुई है ये ओवरऑल मिला करके, यहाँ तक की डेथ है सब कुछ मिला करके है, और टोटल अगर वैक्सीनेशन देखेंगे दैट इज ऑलमोस्ट 1.78 करोड़ के आसपास में, ठीक है, 178 करोड़, सॉरी 178 करोड़ के आसपास में नंबर ऑफ वैक्सीनेशन जो इतने ऑलरेडी हो चुके हैं। द पॉइंट इज वी आर गोइंग गुड, वी आर गोइंग रियली फाइन। द कोविड जो है वो धीरे धीरे सप्रेस होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लेट्स होप कि कोविड जो है, कोविड का लास्ट वेव, मतलब ये जो थर्ड वेव था दैट वाज द लास्ट वेव, और उसके साथ ही कोविड यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। बट इवन दैट हमें अपने वर्स्ट के लिए हमेशा रेडी करना होगा, ठीक है। बाई चांस अगर फोर्थ वेव आता भी है तो हम किस तरीके से उसको फाइट करेंगे, हॉस्पिटल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, आसपास की जो सप्लाई चेन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इन सब के ऊपर डिसीजंस जो हमें आज से लेने होंगे। वी कैन नॉट वेट कि फोर्थ वेव आ जाएगा उसके बाद हम डिसीजंस लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन। 2 एडिटोरियल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, दोनों चीजों को हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। आई होप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल डिस्कस अपॉन इट फर्दर। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।